कोरोना से हो रही मौत अब भी सबसे बड़ी चिंता बनी हुई है। इस बीच महाराष्ट्र के अहमदनगर में एक महीने में हजारों बच्चों के कोरोना संक्रमित होने से तीसरी लहर की आशंका को लेकर डर बढ़ गया है। कोरोना काल में बिहार में बच्चे फिर चमकी बुखार के शिकार हो रहे हैं। वैक्सीनेशन को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने क्यों कहा कि बुजुर्गों के बजाय युवाओं को प्राथमिकता दी जाए, और कांग्रेस नेता शशि थरूर ने वैक्सीन को लेकर ऐसा क्या कह दिया जिसके बाद वो सोशल मीडिया में लोगों के निशाने पर आ गए हैं। कोरोना संकट से जुड़ी खबरें देखिए टॉप 9 किलर कोरोना में। देश में सोमवार की तुलना में मंगलवार को हर दिन आने वाले कोरोना के नए केस में थोड़ा इजाफा हुआ है। मंगलवार को देश में 1,33,048 नए केस सामने आए, जबकि 3,204 लोगों की मौत हो गई। राहत की बात यह है कि एक्टिव केसों की संख्या घटकर 17,89,000 हो गई है। कल 2,31,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हुए। क्या महाराष्ट्र में कोरोना की तीसरी लहर के लक्षण दिखने लगे? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि महाराष्ट्र के अहमदनगर में पिछले एक महीने में 8,000 से ज्यादा बच्चे कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। मई महीने में 11% बच्चे कोरोना से संक्रमित हुए हैं, जिसमें 1 साल तक के 85 बच्चे, 2 से 12 साल तक के 2,694 बच्चे और 12 से 18 साल तक के 6,102 बच्चे शामिल हैं। इतनी बड़ी तादाद में बच्चों के संक्रमित होने के बाद राज्य सरकार अलर्ट हो गई है। राज्य में कई जगहों में बच्चों के अलग वार्ड भी बनाए गए हैं। बिहार में कोरोना संक्रमण की रफ्तार तो काफी कम हो गई है, लेकिन अब राज्य में एक बार बच्चों में चमकी बुखार के मामले आने लगे हैं। चमकी बुखार से हर साल सबसे ज्यादा प्रभावित जिला मुजफ्फरपुर में अब तक 4 बच्चों की मौत भी हो चुकी है। जिले में अब तक चमकी बुखार के 22 मामले आ चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि इससे निपटने की तैयारी विभाग ने की है। चमकी बुखार पीड़ित बच्चों के इलाज के लिए स्पेशल पीकू वार्ड बनाया गया है। नीति आयोग के सदस्य और नेशनल कोविड टास्क फोर्स के हेड डॉक्टर वीके पॉल ने कहा कि अगर कोरोना वायरस का स्ट्रेन या स्वरूप बदला तो बच्चों के लिए खतरा बढ़ सकता है। ऐसे हालात में 2 से 3% बच्चों को अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत पड़ सकती है। उन्होंने कहा कि बच्चों में कोरोना के प्रभाव को लेकर सरकार ने लगातार नजर बनाए रखी है। जल्द ही इसको लेकर बनाए गए एक्सपर्ट के द्वारा बनाई गई गाइडलाइंस को स्वास्थ्य विभाग जारी करेगा। कोरोना काल में अनाथ हुए बच्चों को लेकर राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को हलफनामा दाखिल कर पूरा ब्यौरा सौंपा। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने ऐसे बच्चों के कल्याण और निगरानी के लिए 6 चरणों में योजना बनाई है। बाल स्वराज पोर्टल पर 9,346 प्रभावित बच्चों का डेटा अपलोड किया गया है, जिसमें माता पिता दोनों को खोने वाले 1,742 बच्चों का डेटा शामिल है, जबकि 7,464 बच्चों ने माता या पिता में से किसी एक को खोया है। वैक्सीन पॉलिसी को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार को मंगलवार को कड़ी फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा, अगर टीके की कमी है तो 18 साल से ज्यादा उम्र वालों के लिए वैक्सीनेशन का ऐलान क्यों किया गया? कोर्ट ने कहा कि पहले 45 से 60 साल वालों के लिए टीकाकरण का ऐलान किया गया। हम अपने देश के युवाओं को दरकिनार कर रहे हैं और वृद्धों को तरजीह दे रहे हैं। इतने सारे युवा अपनी जान गंवा चुके हैं। 80 साल वाले देश को आगे नहीं ले जाएंगे। युवाओं को प्राथमिकता देनी होगी। देश में वैक्सीन की किल्लत की बात को आईसीएमआर ने खारिज कर दिया है। आईसीएमआर ने कहा कि वैक्सीन की कोई कमी नहीं। जुलाई अगस्त तक हर दिन देश में 1 करोड़ लोगों को टीका लगाया जाएगा। जुलाई के मध्य और अगस्त तक देश में पर्याप्त वैक्सीन डोज होंगे। इस साल दिसंबर महीने तक पूरे देश का वैक्सीनेशन कर दिया जाएगा। वैक्सीनेशन को लेकर धैर्य रखने की जरूरत है। आईसीएमआर ने कहा कि वैक्सीनेशन को प्राथमिकता में रखते हुए इसकी रफ्तार 70% तक बढ़ानी होगी। अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहने वाले कांग्रेस के सांसद शशि थरूर ने एक बार फिर ऐसा बयान दिया जिससे उनके साथ कांग्रेस की भी किरकिरी हो रही है। शशि थरूर ने ट्वीट कर कहा कि भारत का विदेशों को वैक्सीन नहीं भेजने के फैसले से 91 देशों पर गंभीर असर पड़ा है, तो जो विश्व गुरु होने वाले हैं उन्हें अपना सर शर्म से लटका देना चाहिए। दरअसल WHO की वैज्ञानिक सौम्या स्वामीनाथन ने भारत के विदेशों में वैक्सीन नहीं भेजने पर सवाल उठाए थे। थरूर ने सौम्या के बयान के हवाले से ही ये सवाल उठाए हैं। वैक्सीन पर मोदी सरकार को घेरने वाले शशि थरूर अपने पुराने ट्वीट को लेकर ट्रोल हो रहे हैं। दरअसल 16 मई को शशि थरूर समेत राहुल गांधी, प्रियंका गांधी समेत कांग्रेस के कई नेताओं ने ट्विटर के जरिए प्रधानमंत्री से पूछा था कि मोदी जी, आपने हमारे बच्चों की वैक्सीन विदेश क्यों भेज दी? राहुल और प्रियंका ने अपने ट्विटर प्रोफाइल की तस्वीर में इसी सवाल को लगाया था। अब सोशल मीडिया यूजर्स शशि थरूर से पूछ रहे हैं, क्या आप राहुल के खिलाफ विद्रोह करना चाहते हैं? आज से राजस्थान भी अनलॉक होने जा रहा है। हालांकि कई तरह की पाबंदियां 8 जून तक लागू रहेंगी। बिहार में भी आज से कई तरह की छूट देने का ऐलान किया गया है। कोरोना संक्रमण पर काबू पाते ही अलग अलग शहरों से पलायन करने वाले कामगार और मजदूर दोबारा महानगरों में लौट रहे हैं। देखते हैं टॉप 9 कोरोना से जंग में ये तमाम खबरें। राजस्थान में आज अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो रही है। नई गाइडलाइंस के मुताबिक छूट सिर्फ उन्हीं जगहों पर मिलेगी जहां पॉजिटिविटी रेट 10% से कम है या फिर जहां ऑक्सीजन, आईसीयू और वेंटिलेटर का इस्तेमाल इलाज में 60% से कम हो रहा है। सभी सरकारी और निजी ऑफिस सिर्फ 25% स्टाफ के साथ खुलेंगे। निजी ऑफिस दोपहर 2 बजे तक और सरकारी कार्यालय शाम 4 बजे तक खुलेंगे। वैसे राज्य में 8 जून तक लॉकडाउन लगाया गया है।
बिहार में आज से कई और छूट देने का ऐलान किया गया है। अनलॉक प्रक्रिया के तहत आज से सिर्फ 25% क्षमता के साथ सरकारी दफ्तर खुलेंगे। हालांकि निजी ऑफिस अब भी बंद रहेंगे। दुकानों और जरूरी सेवा से जुड़े प्रतिष्ठानों को सुबह 6 बजे से दोपहर 2 बजे तक खोलने की अनुमति दी गई है। हालांकि बाजारों को ऑड इवन की तर्ज पर खोला जाएगा। रविवार को सभी दुकानों को बंद रखना है। सभी धार्मिक स्थल फिलहाल बंद रहेंगे। उत्तर प्रदेश में हर दिन अलग अलग फेज में अनलॉक की प्रक्रिया जारी है। आज से राज्य के 3 और जिलों में छूट देने का ऐलान किया गया। गाजीपुर, जौनपुर और लखीमपुर खीरी को आज से कोरोना कर्फ्यू से मुक्त कर दिया गया। इन तीनों जिलों में कोरोना के एक्टिव केसों की संख्या 600 से नीचे आ गई है। मंगलवार तक राज्य के 75 में से 61 जिलों में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। गाइडलाइंस के मुताबिक सिर्फ उन्हीं जिलों में छूट दी जाएगी जहाँ एक्टिव केसों की संख्या 600 से ज्यादा नहीं है। उत्तर प्रदेश के हर जिले में योगी सरकार वैक्सीनेशन के महाअभियान में उन अभिभावकों का टीकाकरण करने में खास जोर दे रही है जिनके 12 साल से कम उम्र के बच्चे हैं। इसी खास अभियान के तहत कल गौतम बुद्ध नगर में ऐसे अभिभावकों को टीका लगाया गया। कल 100 ऐसे अभिभावकों को टीका लगाया गया जिनके बच्चे 12 साल से कम उम्र के हैं। ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि तीसरी लहर की आशंका में बच्चे कोरोना की चपेट में आ सकते हैं। कोरोना संक्रमण धीरे धीरे कम हो रहा है। हालात ठीक होते ही कोरोना के पीक के दौरान पलायन कर घर लौटे कामगार एक बार फिर अलग अलग शहरों में काम के लिए लौटने लगे हैं। लेकिन इस दौरान हो रही भीड़ से एक बार फिर चिंता बढ़ गई है। पंजाब के जालंधर रेलवे स्टेशन पर उतरने वाले प्रवासियों के पास 72 घंटे पहले की कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट तक नहीं थी। न ही इनके यहाँ उतरने के बाद कोरोना टेस्ट किए जा रहे हैं। कोरोना के हालात सुधरने के बाद प्रवासी मजदूर अब मुंबई लौटने लगे हैं। प्रवासियों की भारी भीड़ को देखते हुए मुंबई की स्थानीय प्रशासन अलर्ट हो गई है। रेलवे स्टेशन पर प्रवासी मजदूरों का एंटीजन टेस्ट करने की व्यवस्था है, लेकिन ज्यादा भीड़ होने से कई लोग बिना टेस्ट लिए ही शहर में प्रवेश कर रहे हैं। प्रवासी मजदूरों का कहना है कि कोरोना से डर तो है, लेकिन परिवार चलाने के लिए उन्हें काम पर दोबारा लौटना पड़ा है। मुंबई में कल से छूट मिलते ही लोगों की लापरवाही भी सामने आने लगी है। लॉकडाउन जैसी पाबंदियों में राहत मिलते ही लोगों की भीड़ सड़कों पर दिखने लगी। सड़कों पर गाड़ियों की लंबी लंबी कतार दिखने लगी। वेस्टर्न एक्सप्रेसवे पर कल ट्रैफिक जाम हो गया। उद्धव सरकार लोगों को पहले ही चेता चुकी है कि अगर लोगों की लापरवाही से हालात फिर खराब हुए तो पहले से भी सख्त पाबंदी लगाई जाएंगी। असम के होजाई जिले के ओदाली कोविड केयर सेंटर में एक मरीज की मौत के बाद गुस्साए परिजनों ने डॉक्टर की बेरहमी से पिटाई कर दी। डॉक्टर सेव्स कुमार सेनापति के साथ नाराज लोगों ने नर्सों के साथ भी मारपीट की। डॉक्टर और नर्सों की पिटाई को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने निंदा की है। सोमवार को हुई इस घटना को लेकर पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। कोरोना की महामारी ने कई परिवारों को जिंदगी भर का दर्द दिया है। उत्तर प्रदेश के बरेली के अस्पताल में बेड नहीं मिलने से एक भाई बहन के सिर से मां बाप का साया उठ गया। राकेश वर्मा और उनकी पत्नी सीमा वर्मा की एक दिन कोरोना की वजह से मौत हो गई। इनके बेटे और बेटी के मुताबिक 28 अप्रैल को उनके माता पिता का ऑक्सीजन लेवल 50 से कम हो गया था, लेकिन काफी धक्के खाने के बाद भी वक्त पर अस्पताल में बेड नहीं मिला। महाराष्ट्र में कोरोना से हो रही मौत अब भी चिंता बनी हुई है। इस बीच राज्य के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने अस्पतालों में कोरोना के इलाज को लेकर नए रेट तय कर दिए हैं। रूस ने स्पुतनिक वैक्सीन की 30 लाख डोज भारत भेजी है और हरियाणा के सिरसा के 7 गांव वालों ने कैसे कोरोना को अपने गांव से दूर रखा। कोरोना को हराने वाली खबरें देखिए टॉप 9 हारेगा कोरोना। महाराष्ट्र में हर दिन कोरोना के नए केस कम हो रहे हैं, लेकिन मौत के आंकड़े में उतार चढ़ाव से फिक्र बनी हुई है। मंगलवार को राज्य में 14,123 नए केस सामने आए, जबकि 854 लोगों की मौत हो गई। राज्य में कल करीब 36,000 लोग ठीक होकर घर लौटे। राज्य में मंगलवार को 2,20,000 से ज्यादा लोगों का टेस्ट किया गया। मुंबई में केस कम होने के बाद कल से कई छूट देने की शुरुआत हो चुकी है। महाराष्ट्र में डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत कोरोना का इलाज कर रहे अस्पतालों के बेड के रेट की कैपिंग में बदलाव किया गया है। ए श्रेणी के शहरों में जनरल वार्ड 4,000 रुपये, आईसीयू बेड 7,500 रुपये और वेंटिलेटर वाले बेड 9,000 रुपये तय किए गए। बी श्रेणी के शहरों में जनरल वार्ड के लिए 3,000, आईसीयू के लिए 5,500 और वेंटिलेटर के साथ बेड के लिए 6,700 रुपये देने होंगे। जबकि सी श्रेणी के शहरों में जनरल वार्ड के लिए 2,400, आईसीयू के लिए 4,500 और आईसीयू वेंटिलेटर के लिए 5,400 रुपये देने होंगे। महाराष्ट्र में ब्लैक फंगस के मरीजों के लिए इंजेक्शन की किल्लत को लेकर राज्य के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने कहा, उन्होंने केंद्र सरकार से महाराष्ट्र को इंजेक्शन की ज़्यादा सप्लाई करने की मांग की है। राज्य में ब्लैक फंगस के 4500 मामले हैं। एक मरीज को करीब 100 इंजेक्शन लगते हैं। ऐसे में 4.5 लाख इंजेक्शन की जरूरत है। हालांकि टोपे ने 4-5 दिनों में हालात के बेहतर होने की उम्मीद जताई है। मुंबई में कोरोना की दूसरी लहर में ऑक्सीजन की किल्लत और बेकाबू हुए हालात को देखने के बाद भी बीएमसी ने इससे कोई सीख नहीं ली है। बीएमसी ने 24 अप्रैल को शहर में 16 जगहों पर ऑक्सीजन प्लांट लगाने का फैसला किया था, लेकिन अभी तक किसी भी अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट नहीं लग पाया है। टेंडर जारी करने में देरी की वजह से प्लांट लगाने का काम शुरू नहीं हो पाया।
रूस से कोरोना की स्पुतनिक वी वैक्सीन की 30 लाख डोज कल हैदराबाद पहुंची। वैक्सीन को एयरपोर्ट से 1.5 घंटे के भीतर बाहर भेज दिया गया, क्योंकि इसे -20 डिग्री सेल्सियस तापमान में रखना पड़ता है। इससे पहले पिछले महीने रूस ने वैक्सीन की 2 लाख डोज भेजी थी। हैदराबाद की डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज स्पुतनिक वी वैक्सीन का वितरण और उत्पादन कर रही है, लेकिन अभी देश में स्पुतनिक वी के उत्पादन में वक्त लगेगा। दिल्ली और उत्तर प्रदेश में लगातार कोरोना के नए केस कम हो रहे हैं। मंगलवार को दिल्ली में 623 नए केस मिले, जबकि 62 लोगों की मौत हो गई। दिल्ली में एक्टिव केसों की संख्या घटकर 10,178 रह गई है। उधर उत्तर प्रदेश में भी मंगलवार को 1221 नए मरीज मिले, जबकि 175 लोगों की मौत हो गई। यूपी में भी एक्टिव केस कम होकर करीब 33,000 हो गए हैं। हरियाणा के सिरसा के 7 गांव के लोगों ने कोरोना नियमों का सख्ती से पालन करके गांव को कोरोना संक्रमण से मुक्त रखने में कामयाबी पाई है। गांव वालों ने इसके पीछे काफी त्याग किए हैं। शादियों के मुहूर्त टाल दिए और सामाजिक कार्यक्रम पर बैन लगाकर खुद अपनी खेतों में सब्जियां उगाई और सबने एक साथ मिल बांट कर खाया। सिरसा जिले के 5,000 से कम आबादी वाले 7 गाँव ने मिलकर ऐसा चक्रव्यूह बनाया कि कोरोना वायरस का नामो निशान मिट गया। मध्य प्रदेश के इंदौर में कोविड का रैपिड टेस्ट के लिए अमेरिका से एडवांस किट मंगाई गई है। इस एडवांस किट से रैपिड टेस्ट कर 15 मिनट में कोरोना की रिपोर्ट मिल जाएगी। अबॉट कंपनी की 10,000 एंटीजन किट कल इंदौर के पाथ फाउंडेशन और अमेरिका के देसाई फाउंडेशन ने मिलकर राज्य के मंत्री तुलसी सिलावट और सांसद शंकर लालवानी को सौंपी। ऐसे 2 लाख किट दोनों संस्था इंदौर को देगी। हैदराबाद में लॉकडाउन में थोड़ी राहत मिलने के बाद सैकड़ों लोग हर दिन नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। पाबंदियों को सख्ती से लागू कराने के लिए पुलिस शहर के अलग अलग इलाकों में चेकिंग अभियान चला रही है। हैदराबाद पुलिस के मुताबिक हर दिन 8,000 से ज्यादा लोगों पर पाबंदी के नियम तोड़ने पर केस दर्ज किए जा रहे हैं। पुलिस लोगों को गैर जरूरी कामों के लिए घरों से बाहर नहीं निकलने की सलाह दे रही है। उत्तर प्रदेश के किस शहर में सिलेंडर धमाके में 7 लोगों की जान चली गई? एलएसी पर चीन की नई साजिश क्या है? गलवान में 2 साल पहले भारतीय सैनिकों से भिड़ने में अपने सैनिकों को गंवाने का सच चीन ने माना। पीएम मोदी की पहल के बाद सीबीएसई की 12वीं बोर्ड की परीक्षा रद्द हुई। सीबीएसई के बाद राज्यों ने भी अपनी 12वीं बोर्ड की परीक्षा को रद्द करने के संकेत दिए। देश से जुड़ी अहम खबरों के लिए देखते हैं टॉप 9 राष्ट्र। उत्तर प्रदेश के गोंडा में एक घर में सिलेंडर ब्लास्ट होने से 7 लोगों की मौत हो गई। धमाका इतना भयावह था कि 3 से ज्यादा घर भी ध्वस्त हो गए। सिलेंडर ब्लास्ट के बाद जमींदोज हुए मकान के मलबे में कई लोग दब गए थे, जिसे रेस्क्यू टीम ने बाहर निकाला। मलबे में 8 से 10 लोगों के दबे होने की अभी भी आशंका है। राहत और बचाव का काम मौके पर जारी है। इस हादसे में मरने वालों की तादाद बढ़ भी सकती है। एलएसी पर लद्दाख में बर्फ पिघलते ही पीएलए हर दिन नई नई साजिश रच रही है। पीएलए ने शिनजियांग में एक मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट बनाया है। पीएलए ने यहाँ नए नए हथियारों की फिर से तैनाती कर दी है। इतना ही नहीं, चीन ने वेस्टर्न थिएटर कमांड के कमांडर को भी बदल दिया। इस कमांड में पीएलए की सबसे खूंखार मानी जाने वाली एलीट 13वीं कोर के कमांडर रहे लेफ्टिनेंट जनरल वांग कोई को नया कमांडर तैनात किया गया है। जनरल वांग कोई को पहाड़ी इलाके में लड़ाई का एक्सपर्ट माना जाता है। चीन ने आधिकारिक तौर पर की गलवान में अपने सैनिकों के मारे जाने की पुष्टि। चीन ने पहली बार आधिकारिक तौर से माना है कि गलवान घाटी की हिंसा में उसके 4 सैनिक मारे गए थे और 1 सैनिक घायल हुआ था। चीन की सेंट्रल मिलिट्री कमीशन ने इन सभी सैनिकों को बहादुरी पदक से नवाजा है। साल 2020 में 15-16 जून की रात को पूर्वी लद्दाख से सटे एलएसी पर दोनों देशों की सेनाओं के बीच झड़प हुई थी। एलएसी पर चीन के साथ तनाव के बीच कल ब्रिक्स देशों की बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर और चीनी विदेश मंत्री वांग यी का आमना सामना हुआ। बैठक की अध्यक्षता एस जयशंकर ने की। चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने भारत को कोरोना महामारी से निपटने में मदद का प्रस्ताव दिया। चीन ने महामारी के बुरे दौर से गुजरने के बावजूद ब्रिक्स शिखर सम्मेलन आयोजित करने के लिए भारत की तारीफ भी की। जयशंकर और वांग यी के बीच नमस्ते के साथ बैठक खत्म हुई। कोरोना महामारी के खतरे को देखते हुए इस साल होने वाली सीबीएसई की 12वीं की बोर्ड की परीक्षाओं को रद्द कर दिया गया है। ये फैसला प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में मंगलवार शाम को बड़ी बैठक में लिया गया। छात्रों और अभिभावकों ने परीक्षा रद्द होने पर राहत की सांस ली है। सीबीएसई अब 12वीं के छात्रों का रिजल्ट तैयार करने के लिए कदम उठाएगा। सूत्रों के मुताबिक रिजल्ट का आधार 9वीं, 10वीं और 11वीं तीनों का इंटरनल असेसमेंट किया जाएगा। इसी असेसमेंट के आधार पर 12वीं का रिजल्ट जारी किया जा सकता है। सीबीएसई की 12वीं बोर्ड की परीक्षा रद्द करने के फैसले को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों की सेहत की सुरक्षा पहली प्राथमिकता है। ऐसे माहौल में उन्हें परीक्षा का तनाव देना ठीक नहीं है। हम उनकी जान खतरे में नहीं डाल सकते। दिल्ली, महाराष्ट्र समेत कई राज्यों ने भी परीक्षा रद्द करने की मांग की थी। इस फैसले से सीबीएसई के 12 लाख और आईसीएसई के 4 लाख छात्रों को बड़ी राहत मिलेगी। पंजाब के शिक्षा मंत्री विजय इंदर सिंगला ने 12वीं की सीबीएसई बोर्ड की परीक्षा कैंसिल किए जाने के केंद्र के फैसले को एक तरफा करार दिया। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार ये मांग करती है कि केंद्र राज्यों के शिक्षा मंत्रियों की बैठक बुलाए और उसके बाद ही कोई ऐसा फैसला ले जिससे छात्रों के भविष्य को लेकर सही फैसला लिया जा सके। उनके मुताबिक 12वीं के परिणाम का असर उनके पूरे भविष्य पर पड़ता है।
सीबीएसई की 12वीं बोर्ड की परीक्षा रद्द करने के बाद कई राज्य भी अपने 12वीं बोर्ड की परीक्षा रद्द करने पर फैसला लेने पर विचार कर रहे हैं। हरियाणा सरकार ने भी राज्य बोर्ड की 12वीं कक्षा की परीक्षा रद्द करने का फैसला किया है। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने भी कहा कि राज्य बोर्ड की परीक्षा पर जल्द पुनर्विचार करके छात्रों के हित में अंतिम फैसला लेंगे। मध्य प्रदेश के शिक्षा विभाग की भी आज अहम बैठक होनी है, जिसमें 12वीं की परीक्षा पर फैसला होगा। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास की अध्यक्षता में आज से मॉनेटरी पॉलिसी यानी मौद्रिक नीति समिति की बैठक होगी। विशेषज्ञों का मानना है कि ब्याज दरों में राहत की उम्मीद नहीं है। एमपीसी की 4 जून को घोषित की जाने वाली समीक्षा में नीतिगत ब्याज दर को वर्तमान स्तर पर ही बनाए रखा जा सकता है। ये मीटिंग हर 2 महीने में एक बार होती है। अप्रैल में हुई पिछली बैठक में रेपो रेट को 4% और रिवर्स रेपो रेट को 3.35% ही बनाए रखा गया था। जम्मू कश्मीर की 6 साल की मासूम की अपील पर राज्य में ऑनलाइन क्लास का शेड्यूल बदला गया है और सीतापुर में चोर ने हनुमान मंदिर में चोरी के बाद क्या देखकर हुआ हैरान और परेशान। कहां चलती ट्रेन में महिला की हत्या हो गई और प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या करने वाली पत्नी कैसे पकड़ी गई। राज्यों की खबर देखिए टॉप 9 राज्य विशेष में। ऑनलाइन क्लास के बोझ से परेशान जम्मू कश्मीर की 6 साल की मासूम बच्ची की पीएम मोदी से अपील के बाद नई गाइडलाइन जारी कर दी गई है। जम्मू कश्मीर में अब नर्सरी के बच्चों की ऑनलाइन क्लास 30 मिनट से ज्यादा नहीं होगी। पहली से 8वीं तक की क्लास 30 से 35 मिनट के अधिकतम 2 सत्रों में होगी। इसी तरह से 9वीं से 12वीं तक की कक्षाओं के अधिकतम 4 सत्र ही होंगे। मासूम बच्ची की अपील पर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने संज्ञान लेते हुए शिक्षा विभाग को नई गाइडलाइन जारी करने के आदेश दिए थे। उत्तर प्रदेश के सीतापुर के हनुमान मंदिर में एक चोर ने दान पात्र में रखे 40,000 से ज्यादा नकदी पर हाथ साफ कर लिया। चोर ने मंदिर की मूर्तियों पर चढ़ाए सोने के कड़े और जेवरात भी उतार लिए। चोर ने दान पात्र से नकदी और मूर्तियों पर चढ़ाए जेवरात उतार कर बाहर रखने के बाद दोबारा मंदिर में भगवान की मूर्ति को प्रणाम भी किया। लेकिन इसी दौरान चोर की नजर मंदिर में लगे सीसीटीवी कैमरे पर पड़ी। कैमरे को देख चोर हैरान परेशान हो गया। उसने सीसीटीवी कैमरे को भी नुकसान पहुंचाया। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री और एनसीपी नेता नवाब मलिक ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि बंगाल चुनाव के बाद ऑपरेशन लोटस का ऐलान किया गया था, लेकिन जब तक महाराष्ट्र में कांग्रेस, एनसीपी, शिवसेना एक साथ है तब तक कोई ऑपरेशन लोटस सफल नहीं हो सकता। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा था कि हम 5 साल के लिए नहीं बल्कि 25 साल के लिए साथ आए हैं। मलिक के मुताबिक आने वाले कई सालों तक बीजेपी को महाराष्ट्र में मौका नहीं मिलेगा। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। हनी ट्रैप कांड की जांच कर रही एसआईटी ने उन्हें पेन ड्राइव और सीडी को लेकर दिए बयान पर पूछताछ करने के लिए नोटिस जारी किया है। एसआईटी आज उनके घर जाकर पूछताछ करेगी। नोटिस के मुताबिक कमलनाथ ने 21 मई को एक ऑनलाइन प्रेस कॉन्फ्रेंस में हनी ट्रैप कांड से जुड़ी सीडी या पेन ड्राइव अपने पास होने की बात कही थी। उनका इशारा था कि इस पेन ड्राइव में बीजेपी नेताओं की वीडियो है। दिल्ली के हर्ष विहार इलाके में एक मौलाना को 10 साल की बच्ची के साथ रेप के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के मुताबिक पीड़ित रविवार रात मस्जिद से पानी लेने गई थी, तभी मस्जिद के मौलाना इलियास ने मासूम के साथ वारदात को अंजाम दिया। आरोपी मौलाना को जेल भेज दिया गया है। पुलिस के मुताबिक बच्ची तालीम के लिए अक्सर मस्जिद में जाया करती थी। मुंबई के दहीसर से एक दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है, जहां एक महिला ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही पति की गला काटकर हत्या कर दी और शव को रसोई घर में दफना दिया। हत्या के 11 दिन बाद इसका खुलासा 6 साल की बच्ची ने किया, जिसके बाद पति पत्नी और वो के बीच उलझी मर्डर मिस्ट्री को सुलझाने में पुलिस को कामयाबी मिली। फिलहाल पुलिस ने आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि महिला का प्रेमी अभी भी फरार है। मध्य प्रदेश के सीहोर में इंदौर से बिलासपुर जा रही नर्मदा एक्सप्रेस ट्रेन में मंगलवार को एक महिला की अज्ञात हमलावर ने चाकू से गला रेत कर हत्या कर दी और मौके से फरार हो गया। यात्रियों की नजर जब खून से लथपथ महिला पर पड़ी तो तुरंत पुलिस को सूचित किया गया। पुलिस ने शव को जिला अस्पताल भिजवा दिया है। ट्रेन में सवार यात्रियों का कहना है कि महिला की झगड़े की आवाज सुनी थी। हत्या के पीछे की वजहों का फिलहाल पता नहीं चला। बिहार के मुजफ्फरपुर में पंजाब नेशनल बैंक में लूट की कोशिश की गई, लेकिन कैश काउंटर पर तैनात कर्मी की सजगता से वारदात को विफल कर दिया गया। बैंक कर्मी ने लुटेरों से घिरता देख फौरन सायरन बजा दिया। इस वजह से वहां ग्रामीणों की भीड़ जुट गई। लोगों से घिरता देख आरोपी जान बचाकर बाइक से फरार हो गया। पुलिस पूछताछ कर बदमाशों के हुलिये के आधार पर आरोपियों की तलाश में छापेमारी कर रही है। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में पिछले काफी दिनों से पानी की समस्या को लेकर नाराज ग्रामीणों ने रोड जाम किया और पथराव कर वाहनों के शीशे तोड़ दिए। मौके पर समझाने पहुंची पुलिस टीम पर भी ग्रामीणों ने पथराव किया, जिसमें कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। एसडीएम सहित कई थानों की फोर्स ने मौके पर पहुंचकर काफी देर में हालात पर काबू पाया। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।